हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी एस उमेश गुलेरिया और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल स्टॉक्स पिछले 2-3 साल से कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन क्यों कर रहे हैं और आने वाले टाइम के लिए उनकी आउटलुक कैसी है। कोविड के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन में जो डिसरप्शन आई, उसकी वजह से काफ़ी बायर्स ने वर्ल्ड वाइड होर्डिंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से उन्होंने अपने ऑर्डर्स की क्वांटिटी बढ़ा दी एंड इवन दे वर रेडी टू पे हायर प्राइसेस ऑल्सो। इस वजह से केमिकल बेचने वाली कंपनीज ने ज़्यादा क्वांटिटी तो बेची ही, साथ ही वो हायर प्राइसेस पे सेल कर रहे थे। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख रहा था, जो एकदम से शूट अप कर गए। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 21 बहुत सी केमिकल कंपनीज के लिए वन ऑफ देयर बेस्ट ईयर था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के शेयर प्राइसेस में भी दिख रहा था। केमिकल स्टॉक्स जो प्री कोविड अराउंड 20 से 25 के पीई लेवल पे ट्रेड करते थे, वो अब 50 की पीई पे ऑन एन एवरेज जा चुके थे। हेंस इस सेक्टर ने बहुत से मल्टीबैगर्स देखे कोविड के बुल रन में। 2021 के सेकेंड हाफ में इस बुल रन पे एक फुल स्टॉप लग गया। अराउंड अक्टूबर 2021 जब निफ्टी ने भी अपना पीक बनाया, केमिकल स्टॉक्स ने भी वहीं पे अपना पीक बना के डाउनफॉल अपना शुरू कर दिया। निफ्टी आने वाले 7-8 महीने तक गिरता रहा और कुछ अराउंड 18% की करेक्शन देखी गई, बट वहां से निफ्टी ऊपर चला गया और ऑल टाइम हाई वहां से सब्सिक्वेंट बनाए गए। पर केमिकल स्टॉक्स में ये बाउंस बैक देखने को नहीं मिला। रेदर ब्रॉडर केमिकल सेक्टर में अराउंड 50% तक का फॉल देखा गया, और इसका रीजन छुपा था कंपनीज के मार्जिन में। देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया, कोविड के दौरान कंपनीज ने अपने ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ मार्जिन टच किए, बट वो अनसस्टेनेबल थे। वो कोविड की वजह से जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, उसकी वजह से अचीव किए गए थे। सो वैसे रिटर्न्स दोबारा मैनेज कर पाना कंपनीज के लिए मुश्किल हो रहा था, एंड इनफैक्ट फंडामेंटली भी कुछ वीकनेसेस नोटिस की जा रही थी एंटायर केमिकल सेक्टर में। जैसे कि एंड यूजर कंट्रीज जैसे कि यूएस हो गया या यूरोप, उनमें एक डिमांड स्लोडाउन विटनेस किया जा रहा था। देन चाइना, जहां पे काफी लंबे टाइम तक लॉकडाउन लगा था, वो भी धीरे धीरे ओपन अप कर रहा था, जिससे वहां की केमिकल कंपनीज ने अपनी एक्सेस प्रोडक्शन को वर्ल्ड वाइड मार्केट में डंप करना शुरू कर दिया। और इस डंपिंग की वजह से वर्ल्ड वाइड मार्केट में केमिकल के प्राइसेस, स्पेशली कमोडिटी केमिकल्स के, गिरना शुरू हो गए। फॉलिंग मार्जिन्स, देन एंड यूजर कंट्रीज लाइक यूएस एंड ईयू में स्लो डाउन, एंड चाइना की कॉन्टिन्यूसली डंपिंग, इन तीनों वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस सेक्टर के लिए बहुत बेयरिश हो गया, और आने वाले 2-3 साल तक ये मेजर करेक्शन देखने को मिली केमिकल सेक्टर में। केमिकल सेक्टर काफी डाइवर्सिफाइड है, इसलिए इसको थोड़े सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर अवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं एग्रोकेमिकल्स को। एग्रोकेमिकल्स में मेनली दो टाइप की कंपनीज आती हैं, एक जो डोमेस्टिक मार्केट को सर्व करती हैं और दूसरी जो एक्सपोर्ट मार्केट को। और इस सेगमेंट के लिए भी सबसे बड़ा दुश्मन बना चाइनीज डंपिंग, और ये डंपिंग स्पेशली जेनरिक एग्रोकेमिकल्स के लिए ज्यादा थी। देखिए, जो भी कंपनीज स्पेशलिटी मॉलिक्यूल्स या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स के साथ काम कर रही थी, उनकी ना ही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कोई डिटेरियोरेशन देखने को मिला, ना ही उनके शेयर प्राइस में कोई डिक्लाइन आया। एग्जाम्पल के लिए डोमेस्टिक मार्केट में धानुका एग्रीटेक और एक्सपोर्ट मार्केट में पीआई इंडस्ट्रीज, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की, साथ ही उनके शेयर प्राइसेस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ऑन द अदर हैंड, जिन कंपनीज का फोकस टोटली जेनरिक प्रोडक्ट्स की तरफ था, एग्जाम्पल के लिए एक्सपोर्ट्स मार्केट में यूपीएल और डोमेस्टिक मार्केट में रेलिस जैसी कंपनीज, इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो डिटेरियोरेट हुई ही, साथ ही इनके शेयर प्राइसेस में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। अगर हम नेक्स्ट ईयर की आउटलुक की बात करें, तो इसमें देखिए दो मेजर फैक्टर्स हैं। एक तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बायर्स ने इन्वेंट्री होल्ड कर ली थी, तो अब बहुत से प्लेयर्स मार्केट में ये बोल रहे हैं कि वो डीस्टॉकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हेंस फ्रेश बाइंग मार्केट में देखने को मिल सकती है। सो यहां से एग्रोकेमिकल प्लेयर्स आर सेइंग कि वॉल्यूम ग्रोथ आएगा अगले साल में, बट ऑन द अदर हैंड चाइनीज डंपिंग की वजह से जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में जो फॉल आया था या प्राइस इरोजन हुआ था, उसकी रिकवरी की अभी उतनी गारंटी नहीं है, एंड कोई भी प्लेयर इंडस्ट्री में कुछ अच्छी गाइडेंस नहीं दे रहा है प्राइस रिकवरी की। हेंस जितने भी जेनरिक प्लेयर हैं, उनमें नेक्स्ट ईयर वॉल्यूम ग्रोथ तो देखने को मिल सकती है,
बट शायद प्राइस रिकवरी उतनी ज़्यादा ना हो। सर्फेक्टेंट्स वो केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली आपके डे टू डे क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जैसे कि शैम्पू, डिश वॉश, सोप्स, आपकी सनस्क्रीन वगैरह हो गई, एटसेट्रा। तो इन्हें हम एफएमसीजी ओरिएंटेड केमिकल्स बोल सकते हैं। और एफएमसीजी सेगमेंट में एक चीज होती है, यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम होता है। तो चाइनीज डंपिंग का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट कुछ और फैक्टर्स इन कंपनीज को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन। एग्जांपल के लिए इनका मेजर रॉ मटेरियल पाम ऑयल वगैरह से लिंक होता है, हेंस उसके प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है इससे इनके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि अभी यूरोप और यूएस में एक इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है और उस स्लोडाउन की वजह से सर्फेक्टेंट कंपनीज की ग्रोथ रेट में थोड़ा डिक्लाइन आ सकता है। हेंस इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए कंपनीज की मैनेजमेंट ने भी यही गाइडेंस दी है कि वो वॉल्यूम ग्रोथ कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। रीजन बीइंग वर्ल्ड के काफ़ी हिस्सों में इन्फ्लेशन हाई चल रही है और उसकी वजह से इकोनॉमिक सिनेरियो थोड़ा अच्छा नहीं है। हेंस ग्रोथ तो आएगी बट उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। Therefore, ये कंपनीज इन्वेस्टर्स को एक स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बट हाँ, इनकी ग्रोथ में थोड़ी कमी आ सकती है ओइंग टू द फैक्टर्स लिंक टू इकोनॉमिक स्लोडाउन्स। डाइज एंड पिगमेंट्स बेसिकली कलरिंग एजेंट्स होते हैं। डाइज मेनली टेक्सटाइल में जाती है और पिगमेंट्स मेनली पेंट्स वगैरह में यूज होता है। डाइज वाली कंपनी की अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही है। चाइनीज डंपिंग का तो वहाँ इम्पैक्ट है ही, इनफैक्ट उनकी खुद की इंटरनल इनएफिशिएंसीज की वजह से कंपनीज की परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली बहुत वीक रही है और आने वाले टाइम के लिए भी उनकी मैनेजमेंट ने कुछ अच्छी आउटलुक नहीं दी है। थोड़ी बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है बट कोई सब्सटेंशियल जंप वहां देखने को नहीं मिलेगा। बट पिगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां चाइनीज डंपिंग छोड़िए, इंडियन कंपनीज चाइना में माल डंप करती हैं। अगर आप यहाँ इस फोटो को देखें तो विल फाइंड कि चाइना ने 2022 में इंडियन पिगमेंट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। तो दिस शोज कि पिगमेंट सेगमेंट जो है वो चाइनीज डंपिंग से काफी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उसमें कम है और क्वालिटी भी अच्छी है। उसने ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव किए हैं और यही चीज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखी जा सकती है। यहाँ भी मैनेजमेंट की आउटलुक पॉजिटिव है आने वाले ईयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अमाइंस मेनली फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सो कोविड के दौरान इनके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा शूटअप कर गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी हिस्ट्री के ऑल टाइम हाई मार्जिन्स क्लॉक किए थे कोविड के दौरान। बट लेटर ऑन जैसे ही फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड थोड़ी कम हुई कोविड नॉर्मलाइज होने के बाद, इनकी मार्जिन्स भी धीरे धीरे कम हो गए। और ये मेनली एक कमोडिटी केमिकल सेगमेंट है जहाँ पे चाइनीज डंपिंग बहुत एग्रेसिवली होती है। कई प्रोडक्ट्स पे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई गई है और कईयों पे पहले थी बट अब वो हट चुकी है। इट मीन्स कि इनका खुद का कोई ऐसे प्राइसिंग कंट्रोल नहीं है ओवर द मार्केट। प्लस इस इंडस्ट्री में ओवर कैपेसिटी का सिनेरियो बना हुआ है, दैट इज करंट प्रोडक्शन कैपेसिटीज डिमांड से ज्यादा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनका एक पुराना कस्टमर जिसका नाम है आरती ड्रग्स, उसने भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपना प्लांट, खुद का प्लांट लगा लिया है। हेंस एक सिग्निफिकेंट ओवर कैपेसिटी इस इंडस्ट्री में क्रिएट हो चुकी है और मैनेजमेंट के इंटरव्यूज में दे हैव क्लियरली स्टेटेड कि ये ओवर कैपेसिटी हैंग बना रहेगा और मे बी ये 3 साल से ज्यादा टाइम भी ले सकता है इस ओवर कैपेसिटी को ऑब्जॉर्व करने में। हेंस इस सेगमेंट की आउटलुक उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली मार्जिन पर्सपेक्टिव से, जिसमें प्रेशर बना रहेगा ड्यू टू ओवर सप्लाई एंड डंपिंग फ्रॉम चाइना। अरोमा केमिकल्स मेनली आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे कि परफ्यूम्स, शैम्पूज, सोप्स एटसेट्रा में यूज होते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि एफएमसीजी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वेंडर और बायर की रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म की होती है एंड की क्वालिटी प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करती है। हेंस ऐसे सेगमेंट्स में चाइनीज डंपिंग का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता और इनके प्रोडक्ट्स थोड़े स्पेशलाइज नेचर के होते हैं जिससे इन्हें हाई मार्जिन्स अटेन करने में आसानी होती है। और अगर हम इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें सो ओवर द इयर्स काफी इंप्रूव हुई है और साथ ही साथ यही चीज इनके शेयर प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट होती है। मैनेजमेंट आउटलुक के बारे में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने काफी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दी है एंड इवन लाइक प्रीवियस स्पेशलिटी की अगर हम बात करें तो वहां पे मैनेजमेंट हैज गिवन अ गाइडेंस ऑफ 20% ग्रोथ
while maintaining 20% काइंड ऑफ EBITDA मार्जिन। सो यहाँ से पता लगता है कि इस सेगमेंट की आउटलुक आने वाले साल के लिए काफ़ी अच्छी है। अब अगर हम फ्लोरीन बेस्ड कंपनीज की बात करें तो देखिए, फ्लोरीन एक हाईली टेक्निकल केमिकल होता है जिसे हैंडल करना आसान नहीं होता। देयरफॉर यहाँ एक एंट्री बैरियर बन जाता है, कोई रैंडम कंपनी इसमें एंट्री नहीं ले सकती। हेंस यहाँ पे 2-3 मेजर प्लेयर ही हैं, जैसे कि नवीन फ्लोरिन, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स एंड SRF। हिस्टोरिकली एक टाइम पे इनके प्रोडक्ट्स कमोडिटाइज नेचर के होते थे, बट ओवर द इयर्स इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई किया और प्रेजेंटली एक मिक्स है बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स का। कमोडिटाइज प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें थोड़े लो मार्जिन रहते हैं, और स्पेशलाइज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिनमें ये हाई मार्जिन अटेन कर लेते हैं। और इसी मिक्सचर की वजह से अगर आप इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखो तो वो काफ़ी हद तक स्टेबल रही है। और चाइना से भी अगर ये compete करते हैं तो मेनली अपने कमोडिटाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेस में compete करते हैं। और अगर हम चाइनीज डंपिंग की बात करें तो इनके स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स में तो उतना इम्पैक्ट नहीं है चाइनीज डंपिंग का, बट हाँ, इनका जो कमोडिटाइज बिजनेस है वहां पे चाइनीज डंपिंग इन्हें इम्पैक्ट करती है। बट इनका जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स है उसकी वजह से इनके मार्जिन्स और रेवेन्यू काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है। और यही चीज इनके शेयर प्राइस में भी दिखती है। जहां कंपनीज अपने लोज पे ट्रेड कर रही हैं, इन कंपनीज ने अपने ऑल टाइम हाईज टच किए हैं। और अगर हम इनके फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनीज की मैनेजमेंट ने एक पॉजिटिव आउटलुक दी है, जिसमें टॉप लाइन ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग गुड एबिटा मार्जिन्स की गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। अब इन मेजर सेगमेंट्स के बाद कुछ ऐसी कंपनीज बच गई थी जिन्हें हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सके, बिकॉज उनका प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा डाइवर्सिफाइड था। हेंस आइए इस सेगमेंट में उन कंपनीज को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम आरती इंडस्ट्रीज को देखें तो आरती इंडस्ट्रीज एक कमोडिटी प्लेयर है। कमोडिटी केमिकल्स मेनली ये बनाते हैं जिसमें मार्जिन्स कम होते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के इनिशियल पार्ट में बताया था कि चाइना की डंपिंग ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कमोडिटी केमिकल्स को, एंड सेम चीज़ देखी जा रही है आरती इंडस्ट्री के मार्जिन्स में। और आने वाले टाइम में मैनेजमेंट की आउटलुक भी उतनी पॉजिटिव नहीं है। दैट इज, कंपनी के मार्जिन में प्रेशर देखा जा सकता है बिकॉज चाइना की डंपिंग कंटिन्यूसली चल रही है। इसके बाद दीपक नाइट्रेट, उसमें भी सेम सिनेरियो था। कोविड के दौरान उन्होंने अपने हिस्टोरिक ऑल टाइम हाई मार्जिन्स क्लॉक किए, बट जैसे ही कोविड की डिमांड स्लो डाउन विटनेस की गई, मार्जिन्स ने फॉल शुरू कर दिया। और इनका एग्रोकेमिकल में एक्सपोजर होने की वजह से चाइना की डंपिंग का इन पे इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर हम मैनेजमेंट की आउटलुक के बारे में बात करें तो उन्होंने उतनी इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन्स में भी स्लाइट इम्प्रूवमेंट, बट वी कैन नॉट सेट कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है। इसके बाद देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फाइन ऑर्गेनिक्स, जो कि अगेन FMCG सेगमेंट को सर्व करती है। और ऑलरेडी हम इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि FMCG एक डंपिंग प्रोन सेगमेंट मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे और इनके लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो इनके बहुत ही स्टेबल मार्जिन और अच्छी खासी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहती है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी भी मिलती है और मार्जिन प्रोटेक्शन भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। और मैनेजमेंट की आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है, जिसमें डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट्स में वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, FMCG सेगमेंट को आप जब भी समझें, इसमें चाइनीज डंपिंग प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेनली रॉ मटेरियल, जैसे इन्फ्लेशन की वजह से इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस शूट अप कर जाते हैं, वो एक कंसर्न होता है। कोई लॉजिस्टिक कंसर्न हो गया, जैसे कि सुएज कनाल इशू हुआ था, वहाँ से फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाता है, वो इन कंपनीज के लिए एक चैलेंज होता है। या फिर इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में एक डिमांड स्लो डाउन आ जाए। यहाँ तक की वीडियो से हम एक चीज़ तो समझ चुके हैं कि जितने भी कमोडिटी प्लेयर्स थे उन्होंने अपने ऑल टाइम हाई मार्जिन्स क्लॉक किए थे कोविड के दौरान, और उसके बाद सब प्लमेट कर गए। बट जो स्पेशलिटी कंपनीज थी उन्होंने अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट किए और अच्छी परफॉर्मेंस दी, और उनके शेयर प्राइसेस में भी स्टेबिलिटी बनी रही। ऑन द अदर हैंड, वीक स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस 50% तक गिर गए। और ये बुलरन का एक टिपिकल ट्रेड है। बुलरन के दौरान हर कंपनी अच्छा करती है, हर कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, बट जैसे ही थोड़ा बुरा टाइम आता है या फिर मार्केट में थोड़ी एक रियलिटी चेक वाला सिनेरियो आता है, उस टाइम वीक स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट होते हैं। देयरफॉर
इन्वेस्टर्स जब भी केमिकल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सोचें, वो ये ज़रूर चेक करें कि उन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट स्पेशलिटी कैटेगरी के हैं या फिर कमोडिटी कैटेगरी के हैं, बिकॉज कमोडिटी कैटेगरी आपको एक्सपोज करती है चाइनीज डंपिंग के लिए। यहाँ से एक फ्यूचर आउटलुक जो सारी मैनेजमेंट ने बताया है कि देखिए, जो एक्सेस इन्वेंट्री कोविड के टाइम बिल्डअप हुई थी बायर्स के एंड पे, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो ये सारी जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर सेइंग कि वॉल्यूम ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 में आएगा, बट प्राइस इंप्रूवमेंट जो कि चाइनीज डंपिंग की वजह से काफ़ी नीचे जा चुका था, उसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है। रीज़न बीइंग, यूएस चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, और अगर वो टैरिफ लग गए तो उससे होगा क्या, चाइना यूएस की जगह वो सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड मार्केट में डंप कर देगा, और जो ऑलरेडी इतने लो प्राइसेस हैं, या तो वो लो पे ही सस्टेन कर जाएंगे या उससे भी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं। प्राइसिंग प्रेशर तो केमिकल इंडस्ट्री में बना रहेगा आने वाले कुछ टाइम तक। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे, जिसका नाम था China+1। देखिए, China+1 में इंडिया वाज सपोज टू बी द ऑल्टरनेटिव टू चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन ये हुआ नहीं। इंडिया आज भी अपने केमिकल सेक्टर के मेजॉरिटी रॉ मटेरियल के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हाउ कैन वी बिकम द ऑल्टरनेटिव टू चाइना जब हम खुद ही चाइना पे डिपेंडेंट हैं अपने केमिकल सेक्टर के लिए? रीजन इसका क्या है? देखिए, चाइनीज जो कंपनीज हैं वो पूरी वैल्यू चेन में प्रेजेंट हैं, दैट इज की स्टार्टिंग मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक। वेयर एज इंडियन केमिकल कंपनीज मोस्टली रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती हैं या फिर थ्रू आउट द वैल्यू चेन स्कैटर्ड हैं। देयरफॉर हम चाइना से कभी कॉस्ट लेवल पे compete कर ही नहीं पाते। सो एज एन इन्वेस्टर, जब भी ऐसी कोई थीम मार्केट में सर्कुलेट हो रही हो, एज एन इन्वेस्टर आपका काम है आप उसको स्टडी करें और उसके इम्प्लीकेशंस के इम्पैक्ट को भी देखें, रेदर देन कि वो थीम बस पेपर पे ही चल रही है या ग्राउंड रियलिटी में भी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आई हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमारा स्मॉल केस जरूर चेकआउट करें, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।